हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मौलिक अधिकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो यूपीएसआई का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। इसके हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल में क्या कहा गया है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे हमारा जो हमारी डिटेल्स है, उस क्वेश्चन या उस आर्टिकल के बारे में क्या डिटेल्स में दे रखा है वो देखेंगे। तीसरा जो देखेंगे हम वो देखेंगे कि इस आर्टिकल से संबंधित कौन सा केस था और उस केस में क्या निर्णय आया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम। और इससे मैं मानता हूँ कि आप अगर यूपी एसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, बीडीओ की कर रहे हैं, बीपीओ की कर रहे हैं, अदर स्टेट कोई भी एग्ज़ाम या किसी भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, कोई भी हो, अगर उसमें पॉलिटी पूछी जा रही है, यानी कि रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी, तो यहाँ से आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। आपका एक भी मिनट ख़राब नहीं होगा। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को उसमें मतलब मिस्टेक कर जाऊँ, मतलब मिस्टेक वैसे नहीं होगी, एज ए क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, मतलब मेरी लैंग्वेज से मिस्टेक लग सकती है आपको, कि मैं कुछ बोलने में थोड़ी अटक जाऊँ या बोलने में बोलते बोलते रुक जाऊँ, वो सब आपको देखने मिल सकता है। पर ऐसा क्योंकि मेरे पास जो होता है ना, वो अनकट अनकट कंटेंट होता है। मतलब मैं इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाता, कोई एडिटिंग नहीं करता, मेरा जो भी होगा वो प्योर होगा। ये आपको जो वीडियो मिल रही है वो सीधी डायरेक्टली मेरे द्वारा बनाई गई है एक ही बार में, और दूसरी बार आपको आपके पास यूट्यूब पे दिख रही है। ठीक है, तो ये जो है ये विदाउट फ़िल्टर है, जो भी है ये रियल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भाई मेरी टीम बैठी है, अकेला बंदा हूँ, जैसे हो सकता है वैसे करता हूँ। हो सकता है कि मेरे कंटेंट में कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ भी दिखाई दें, पर ये मैं श्योरिटी लेता हूँ कि मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, इस कंटेंट से बाहर आपका यूपी पॉलिटी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, इतने जो मैं करा रहा हूँ उतना कर लीजिए। अगर आपने कहीं से कर रखी है तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन मैं कराऊंगा। दूसरी बात, जो भी आपका पॉइंट एक भी अगर कमज़ोर है या आपको वीकनेस उसमें दिखाई देती है, तो यहाँ से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा, कि कोई भी बच्चा है जिसने कहीं से पॉलिटी नहीं पढ़ रखी है, वो इसको पढ़ ले। उसके अलावा इसके अलावा उसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कहीं से पढ़ता भी है तो उसको ऐसा लगेगा, जो भी वो पढ़ेगा, कि इसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा राज्य की परिभाषा। आर्टिकल जो 12 है, जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। और आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है उसमें ये कह रखा है कि उसमें हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता दूंगा आपको सब कुछ। आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य में कौन शामिल नहीं है, यानी कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, तो इसमें ये बताइए आप कि उसमें राज्य में कौन शामिल नहीं है उस परिभाषा के अंतर्गत। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भारत सरकार राज्य में शामिल है या नहीं है, राज्य सरकार राज्य में शामिल है या नहीं है, संसद राज्य में शामिल है या नहीं है उस परिभाषा के अंतर्गत, या पूर्णतः जो निजी कंपनियां होती हैं वो शामिल हैं या नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से तैयारी कर ली, मतलब आपका यूपीएसआई में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, और वो क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। सिर्फ सुनना है आपने, ध्यान से देखो और सुनो, खाली बस इतना काम करो। पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसमें जो पूर्णतः निजी जो कंपनियाँ होती हैं ना, वो राज्य का हिस्सा नहीं मानी जाती हैं। अब उसमें भी कुछ चीज़ें कंडीशन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी जो थ्योरी है वो मैंने इसलिए रख रखी है, और जो एग्जाम्पल है वो भी इसलिए रख रखे हैं। तो आर्टिकल जो 12 है, यानी कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है, वो क्या क्या है शामिल। पहला हमारा जो आएगा वो केंद्र सरकार आती है, यानी कि भारत सरकार। दूसरा राज्य सरकार, जो राज्य सरकार होती है वो भी हमारा राज्य की परिभाषा में शामिल है आर्टिकल 12 के अंतर्गत। ठीक है, संसद आती है, विधानमंडल आता है, स्थानीय निकाय जो होते हैं हमारे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर जो मतलब जितने भी होंगे वो सब आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें आता है हमारा सरकारी नियंत्रण वाले निकाय, जिसमें सरकारी नियंत्रण हो जिस निकाय में, जो भी मतलब जैसे कि नगर निगम है, नगर नगर परिषद है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे सरकारी नियंत्रण है, वो सब सरकार के अंतर्गत, यानी कि राज्य स्टेट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दूसरा, यदि कोई संस्था सरकारी नियंत्रण में है, यानी कि कोई भी संस्था है और वो सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है, तो उसको सार्वजनिक, और वो कार्य जो है सार्वजनिक करती है, कि लोगों के हित के लिए या लोगों के लिए कार्य करती है, एज ए मतलब सभी लोगों के हित के बारे में सोचती है, तो वो जो है उसे राज्य माना जा सकता है। ठीक है, इसमें परिभाषा में दे रखा है कि उसे राज्य माना जा सकता है। अब नीचे आ जाते हैं। इसमें इसका जो मामला था वो क्या था। ठीक है, इसका जो मामला है वो था हमारा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल।
ठीक है, जो हमारे एक सदस्य थे मोहनलाल उनका नाम था, उन्होंने जो है जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके ऊपर एक केस किया कि जो केस था वो राजस्थान का था। इसमें आपको इतना ही याद करना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर केस किया था मोहनलाल ने, जो राजस्थान के थे, और उन्होंने 1967 में, ठीक है, 1967 में ये केस हुआ था। इसमें जो निर्णय आया था ना, वो निर्णय मैं आपका बता देता हूँ कि सरकारी नियंत्रण में कार्य करने वाला निकाय राज्य की श्रेणी में आ सकता है, जैसे बिजली विभाग वगैरह, ठीक है। ये इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा यही दी है, ठीक है। सरकारी नियंत्रण में कार्य करने वाला कोई भी निकाय राज्य की श्रेणी में आ सकता है, ठीक है। उसमें कंडीशन होंगी, सब कंडीशन बहुत सारी होती है, इसलिए आपको वो सब कंडीशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उतना डीप आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। और अगर पूछ लिया गया तो आप ये समझिए कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत 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 ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसमें और देख लेते हैं, जैसे नगर निगम द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर रिट याचिका दायर की जा सकती है। अब देखो, जैसे ये याचिका होती है हमारी 5 टाइप की होती हैं रिट है, तो 5 टाइप में होती हैं। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है तो इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ाऊँगा। अगली वीडियो हम जो भी करेंगे, आपको अगर इसको पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, ठीक है। 5 टाइप की हमारी रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट में 226 के अनुसार कर सकते हैं और आर्टिकल 13 के अनुसार कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं हम कि अगर नगर निगम है और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी हम रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके खिलाफ भी हम रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 होता है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, आर्टिकल 13 होता है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होगा, ठीक है। आर्टिकल 32 है, वो 13 नहीं है, ठीक है, जो मैंने पिछली बार बताया आपको भी। उसमें रिट हाई कोर्ट में 226 और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें 32 के अनुसार हो सकता है, ठीक है। इसको ज़रा थोड़ा करेक्ट कर लेना क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं क्वेश्चन के मामले में रह गया, ठीक है। जो आर्टिकल 13 होता है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होता है, और आर्टिकल 32 को जो है जो B.R. अम्बेडकर है उन्होंने उसका हृदय आत्मा कहा है संविधान की। ये भी चीज़ें याद रखना। प्रस्तावना को जो के मुंशी है उन्होंने संविधान की आत्मा या शरीर कहा है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होगा। इसमें ये कह रखा है कि आपके जो मौलिक अधिकार होंगे ना, आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं और उनके खिलाफ अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो शून्य मान लिया जाएगा, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। तो ये कह रखा है आर्टिकल अनुच्छेद 13 किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन है, आपातकाल है, वित्त आयोग इसमें आता है या निर्वाचन आता है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि न्यायिक पुनर्वलोकन से संबंधित है ये, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको नीचे आपको पढ़ाया था उसके बारे में, पिछली वीडियो में मैंने आपको करा भी रखी हैं कुछ चीज़ें इसमें से, क्योंकि आती रहेंगी। जो हमारा जो पॉलिटी है ना वो हर एक चैप्टर से रिलेटेड है। आपको प्रस्तावना के क्वेश्चन लास्ट तक देखने के लिए मिलेंगे। आपको पहले दूसरे तीसरे जितने भी पार्ट है ना इनके क्वेश्चन लास्ट तक आपको समझने के लिए चीज़ों में आते रहेंगे, ठीक है। इसलिए रिलेट करके पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसे। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो इसमें क्वेश्चन में कहा, ठीक है। यह न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान जो है इसमें सर्वोच्च होता है, ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है और संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। देख लेते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण मामला आया था वो आया था हमारा केशवानंद भारती विभाग, आर्टिकल 13 के अनुसार था। ध्यान रखना, मैंने बोला ना आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 12 में क्या आया था, ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आया था मोहनलाल वाला, ठीक है। और आर्टिकल 13 में जो आया है वो हमारा केशवानंद भारती जो स्टेट ऑफ केरला से संबंधित थे उनका आया था। 1973 का ये मामला है, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 का, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 का। इसमें जो निर्णय दिया गया था वो निर्णय ये था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है संविधान में संशोधन, परंतु मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद चाहे तो संविधान में जितने चाहे उतने संशोधन कर ले, पर संविधान की जो मूल संरचना है ना उसको नष्ट नहीं कर सकते आप। अगर नष्ट करोगे तो वो जो भी आप एक्ट बनाते हो वो मतलब ख़त्म हो जाएगा वहीं से, ठीक है, वहाँ तक। यह है यदि संसद, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। यदि संसद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दे,
इसमें ये कह रखा है कि अगर संसद अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अगर उसको समाप्त कर देती है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट यानी कि अधिनियम या कानून, ठीक है, अगर उसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अगर वो उसको नष्ट करती है तो न्यायालय उस एक्ट या उस कानून को बिल्कुल क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है, यानी कि ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता जो है वो आर्टिकल 14 में आती है। यानी कि कानून, विधि होता है कानून, इसमें लिख देते हैं कानून। ठीक है, कानून, कानून के समक्ष जो समानता है वो आर्टिकल 14 से आती है। ठीक है, और इसमें जो हमारा क्वेश्चन है पहला वो देख लेते हैं। आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 का मुख्य आधार क्या है। आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 का जो मुख्य आधार है वो क्या है। पूर्ण समानता है, विधि के समक्ष समानता है, या आरक्षण है, या शिक्षा है। तो विधि के समक्ष, अभी मैंने आपको बताया विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, देख लेते हैं इसे, जो इसके हमारी जानकारी है वो देख लेते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। यानी कानून के समक्ष जो है समानता होगी और कानून के ही समान उसका संरक्षण होगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की नज़र में समान देखा जाएगा और उसको समान संरक्षण मिलेगा अगर कोई भी चीज़ है तो। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। यह पूर्ण समानता नहीं बल्कि युक्ति संगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। पूर्ण समानता नहीं देता लेकिन युक्ति संगत जो वर्गीकरण है उसकी अनुमति देता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसका जो मामला था वो इंदिरा साहनी केस है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, इंदिरा साहनी भारत वर्सेस भारत सरकार, 1992 का ये केस है। ठीक है, आर्टिकल जो हमारा 14 में आता है इसका जो निर्णय था 50% आरक्षण से संबंधित था कि 50% आरक्षण की सीमा और क्रीमी लेयर को सिद्धांत स्थापित किया गया। यानी कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होगा और जो क्रीमी लेयर की जो सीमा है यानी कि जो लोग भी आरक्षण लेने के बाद में उनकी जो स्थिति है वो अच्छी हो गई है तो उनको जो है जनरल कास्ट में डाल दिया जाएगा, ये उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जनरल कास्ट होती है अनरिजर्व कैटेगरी, वो कोई किसी की भी आरक्षण की श्रेणी नहीं होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप। समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। देखो, अगर दो व्यक्ति हैं और उनकी समान परिस्थितियां हैं यानी कि दोनों लोग एक ही जैसे काम कर रहे हैं तो उनके साथ व्यवहार और उनके जो किया जाएगा वो समान किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। यानी कि आर्टिकल में जो 15 में दे रखा है वो भेदभाव का निषेध कर रखा है, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है हमारा, इसका क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 15 निम्न में से किस आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, यानी कि भेदभाव को ख़त्म कर देता है, किस आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब हम किसी भी प्रकार का जो भेदभाव होगा उसको सहन नहीं करेंगे, ये कहा गया है। ठीक है, धर्म या जाति या किसी भी आधार पर नहीं करेंगे। ठीक है, या लिंग के आधार पर। इसकी जो जानकारी है वो देख लेते हैं हम, विस्तृत जानकारी है। राज्य निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है, लेकिन महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखो, अब इसमें क्या कह रखा है कि राज्य किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी जब उनको वो प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे उनको लीव दी जाती है, मेंटलिटी लीव है ना, मेटर्निटी, तो वो जो है उनके लिए अलग से प्रावधान है। बच्चों और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए और बच्चों के लिए। ठीक है, भेदभाव से, लेकिन उसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब इसका जो मामला आया था हमारा वो आया था स्टेट ऑफ मद्रास, चंपकम दोराईराजन। ठीक है, अब देखो, चंपकम दोराईराजन, स्टेट ऑफ मद्रास, यानी कि जो मद्रास हमारा था उस टाइम, और इसका जो एक व्यक्ति थे चंपकम दोराईराजन। ठीक है, 1951 में ये मामला आया और इसमें जो कहा गया था, उसका जो निर्णय आया था वो आया था कि जाति आधारित, जाति का मतलब जाति के आधार पर प्रवेश नीति असंवैधानिक घोषित होगी। ठीक है, जाति के आधार पर किसी भी तरीके का प्रवेश असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रथम संविधान संशोधन हुआ जो 15(4) जोड़ा गया जिसमें। ठीक है, जो आर्टिकल 15(4) है वो हमारा इसके अनुसार ही जोड़ा गया था और ये जो केस था हमारा
वो हमारा कौन सा था, स्टेट ऑफ मद्रास चंपकम दोराईराजन का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या आएंगे, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 जो है हमारा किससे संबंधित है, धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, और इसी में जो है आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था चंपकम दोराईराजन मद्रास राज्य के केस में। ठीक है, अब देखो इसकी स्लाइड ये ख़त्म हो गई, दूसरी स्टेट चालू करते हैं स्लाइड, है ना। ये है हमारा, इसको सेट कर लेते हैं पहले ऐसे करके। तो इसमें क्या रखा है कि लोक नियोजन, आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 15 में क्या कहता है, लोक नियोजन में अफसर की समानता। तो जो लोक नियोजन है उसमें अफसर की जो समानता है उसके बारे में बात कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जॉब करता है तो जो अफसर उसको मिलेंगे वो समान मिलेंगे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहली बात तो दिखाई दे रहा है आपको, तो कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, आर्टिकल जो 16 है उसका संबंध किससे है, शिक्षा का अधिकार से है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से है, सरकारी नौकरी में समान अवसर के अधिकार से है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। देखो शिक्षा के अधिकार से तो हो नहीं सकता क्योंकि शिक्षा अधिकार से 16 में नहीं आता। सरकारी नौकरी, यही सही है, सरकारी नौकरी के समान अवसर की बात कही गई है। ठीक है, अभी बताया था समान नियोजन। और धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं आती इसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं आती इसमें, तो इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर मिलेगा, यानी कि आर्टिकल जो 16 कहता है वो समान अवसर की बात करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है, आर्टिकल 15 में कहा गया है। ठीक है, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया जा सकता है, ये भी इसमें हमारा आर्टिकल 16 के अनुसार है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो हमें आरक्षण मिलता है, जो मतलब जितने भी लोग हैं उनको जो आरक्षण मिलता है वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका जो केस है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस आता है इसमें वो आता है हमारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992 का ये केस था, 1992 में। और 9 न्यायाधीश इसकी जो पीठ बनाई गई थी इसमें, और इसका जो निर्णय आया था वो ये आया था इंदिरा साहनी केस में। ध्यान रखना, इंदिरा साहनी यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का ये केस है। और जो इसमें 9 न्यायाधीशों की इसमें जो है जो बनाई गई थी, बेंच बनाई गई थी। और इसमें जो आता है हमारे वो इसका जो निर्णय आया था वो आया था कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण वैध है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा इंदिरा साहनी केस में कि जो भी पिछड़े वर्ग को, यानी कि ओबीसी को, ठीक है, ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है, ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है 27%, ये क्या है, ये वैध है, ये अवैध नहीं है। ठीक है, कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक, यानी कि क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है। अगर आप 50% आरक्षण से अधिक नहीं दे सकते, अगर देंगे तो उसमें क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, देख लेते हैं इसमें जो अन्य एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि यदि भर्ती विज्ञापन में किसी विशेष धर्म के लोगों को ही आवेदन की अनुमति दी जाए तो ये असंवैधानिक होगा। यानी कि अगर भर्ती में कोई भर्ती आ रही है और उसका विज्ञापन निकाला गया और उसमें विशेष धर्म की क्या ये कह दिया कि यार हम खाली मुस्लिम, हिंदू या ईसाई किसी प्रमुख धर्म को ही मान्यता देते हैं कि यही लोग इसमें जो है अपना क्या है कि मतलब आवेदन कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, वो जो भर्ती का आवेदन है वो जो आपने मांगा है वो असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, तो बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। यदि भर्ती विज्ञापन में किसी विशेष धर्म के लोगों को ही आवेदन की अनुमति दी जाए तो वह असंवैधानिक है। यानी कि अगर कोई भी सरकार, ठीक है, अगर वो ये कहे कि मैं सिर्फ हिंदू लोगों को ही सरकारी नौकरी पे रखूँगा और वो मैं आवेदन मांग रहा हूँ, हिंदू लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये असंवैधानिक माना जाएगा। किसी भी धर्म को आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अगर वो गवर्नमेंट का है तो ये प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि ये सभी धर्मों को समान मानता है और किसी भी धर्म को नहीं मानता। ठीक है, तो ये यार हमारे यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं, मैं क्या ही बोलूँ, बस ठीक ही है। मतलब अभी देखो बच्चे हैं तो उनको कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन डिस्टर्ब बहुत करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, चलो अगला थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो आर्टिकल जो 17 है ना, आर्टिकल 17, तो उसमें जो अस्पृश्यता है उसका उन्मूलन है, यानी कि उसको ख़त्म किया गया है कि अस्पृश्यता जो है आप नहीं कर सकते किसी के साथ में, छुआछूत।
अस्पृश्यता को हम बोल सकते हैं छुआछूत। क्या? छुआछूत। ठीक है, इसे बोल सकते हैं हम छुआछूत। छुआछूत। ठीक है, इस बात पे आप थोड़ा फोकस करना। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद जो 17 का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 17 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, अरे यार बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 17 का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो समानता है, अस्पृश्यता का अंत है, आरक्षण है या शिक्षा है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि अस्पृश्यता का अंत है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम लेंगे हमारा, ये मतलब इसकी जानकारी लेते हैं, जो हमारी अन्य जानकारियाँ हैं उसको ले लेते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया जाएगा, यानी कि जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 17 के अनुसार, यानी कि अस्पृश्यता आप नहीं कर सकते, यानी कि छुआछूत नहीं करेंगे आप। इसका व्यवहार दंडनीय अपराध है, यानी कि अगर आप ऐसा करते हो तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया गया, यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अभी 4-5 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ये। ठीक है, 20-22 तक जो भी होता है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे शोर कर रहे हैं। और बच्चे तो जैसे भी हैं ठीक है यार, माँ बाप को थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब चलो बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन माँ बाप इतने बड़े हैं कि वो उनसे भी ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें कभी कभी गुस्सा भी आता है यार इतना। ठीक है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से रोकना दंडनीय अपराध है, यानी कि अगर आप ये चाहोगे कि कोई व्यक्ति अगर वो स्टेशन पे खड़ा है और आप बोलोगे इसकी स्टेशन के अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान है। ठीक है, रोकना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद जो आपका 18 आता है, जो आर्टिकल 18 है, उससे उसमें जो उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि मतलब राज्यों में ये कानून लागू होता है, आप तो किसी को कुछ भी कह सकते हो, मतलब आप कह सकते हो, लेकिन राज्य इसमें लागू करता है कि उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, आर्टिकल जो है 18 है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है। और इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, भारत रत्न किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो भारत रत्न जो है हमारा किस आर्टिकल से संबंधित है, देख लेते हैं हम। अब बताओ 14 से संबंधित है, 17 से है, 18 से है या 21 से है। ठीक है, तो हमारा जो भारत रत्न है वो हमारा 18 से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल कितने से? 18 से। ठीक है, आर्टिकल 18 से हमारा क्या संबंधित है? भारत रत्न संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसकी जो थ्योरी देख लेते हैं वो देख लेते हैं। राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, यानी कि राज्य के द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। इसमें क्या होगा? सैन्य एवं शैक्षिक उपाधियां मान्य हैं। अगर आप कोई सेना में हैं तो आपकी उपाधि मान्य मानी जाएगी, मतलब मान्य है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर शैक्षिक यानी कि जो शिक्षा है उसमें भी आपकी उपाधि मान्य दी जाएगी। आप मास्टर साहब कह सकते हैं, मास्टर जी कह सकते हैं, या कोई उपाधि देनी चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सेना में होती हैं हमारी कर्नल, जनरल, ऐसे टाइप के, तो इस तरीके से आप उपाधियाँ दे सकते हो सेना में। अदरवाइज़ आप नहीं मानी जाएंगी उपाधियाँ जो आप देना चाह रहे हो। ठीक है, आप किसी को कहने लगो कलुआ, तो वो एक उपाधि नहीं होगी भाई साहब। ठीक है, तो जो है आप इस बात पर ध्यान रखो। ठीक है, तो कलुआ कोई उपाधि नहीं है, आप किसी को ऐसा मत कहा करो। ठीक है, गलत बात है। इसमें जो केस था हमारा वो देख लेते हैं, बालाजी राघवन। ठीक है, बालाजी राघवन जो है था, और यूनियन ऑफ इंडिया का इसमें केस है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस है इसमें, बालाजी राघवन और यूनियन ऑफ इंडिया केस है था इसमें, इसके अंतर्गत। और इसमें कहा गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया है, 1996 का ये केस है। निर्णय इसमें आया है कि भारत सरकार, यानी कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वैध हैं। यानी कि ऐसा हुआ जब इसमें हुआ कि भाई साहब उपाधियों का अंत किया गया आर्टिकल 18 के अंतर्गत, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे बालाजी थे उन्होंने ये बोला भारत सरकार से कि भाई देखो, अगर उपाधियों का अंत आप कर रहे हो तो भारत रत्न में भी तो उपाधि दी जा रही है, पद्म पुरस्कार जो हैं वो भी इसमें भी उपाधि दी जाती हैं, तो इनको भी ख़त्म कर दो। तो इसलिए सरकार ने बोला, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो भारत रत्न जैसे कि पुरस्कार जो हैं, या पद्मश्री जो पुरस्कार हैं, या पद्म पुरस्कार हैं, तो ये जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो ये जो है पुरस्कार हैं, इनकी उपाधियाँ मान्य हैं, यानी कि वैध हैं। ठीक है, पर इन्हें स्थायी उपाधि की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये चाहे कि मैं आगे पीछे नाम लगा के दौड़ूं कि मेरे को भारत रत्न मिला है तो मैं भारत रत्न हो गया, तो
वो इसे मतलब डेली यूज़ में नहीं ला सकते आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल जो 19 है ना, आर्टिकल 19, उसमें स्वतंत्रताएं हैं 6 प्रकार की, ठीक है। ये पता नहीं क्या क्या खुल जाता है। आर्टिकल जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो इसमें अभी बता दिया मैंने आपको कि 6 प्रकार की दी गई हैं। कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, लगा दो आप, ठीक है। इसकी जानकारी है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो, पहली वाक स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं सभा बना के, समिति बना के आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि आप कोई अपनी पार्टी बना सकते हो, ठीक है। संघ तो ये में आगे होता है आपका अपागमन, यानी कि कहीं भी आने जाना। आप चाहो तो आप यहाँ से लखनऊ चले जाओ, लखनऊ से आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से इलाहाबाद चले जाओ, इलाहाबाद से फिर मुंबई चले जाओ, आपकी मर्ज़ी, आपसे कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और आप ऐसा करते भी हैं कितनी बार। निवास यानी कि रहने की स्वतंत्रता, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो भी कर दी गई है। तो आप कहीं भी रह सकते हैं, ऑल इंडिया, आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय यानी कि आप कहीं से व्यापार कर सकते हैं जहाँ से आपका मन करे। आप क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर से आप कन्याकुमारी तक जहाँ भी आपका मन करे, आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा भारत जहाँ तक भारत की भूमि आती है उसमें ये कानून लागू होता है कि आप व्यवसाय कर सकते हैं किसी भी जगह से, ठीक है। रह कहीं भी सकते हैं, आना जाना कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए, बोलना, तो उसको बोलने की स्वतंत्रता दी गई कि भाई तू बोले जा जितना मन करे। फिर उसको उन्होंने कहा कि यार मैं बोल लिया, मैं थक गया। अब आदमी बोलते बोलते थकेगा तो उसको शांतिपूर्ण जो सभा है तो वो बना ले फिर, ठीक है। शांतिपूर्ण सभा की जो स्वतंत्रता दी गई। फिर उसके बाद में संघ, उसने कहा यार शांतिपूर्ण सभा में इतने लोग जुड़ गए तो अब मैं संघ बनाता हूँ, तो उसने पार्टी यानी कि संघ बनाने की अधिकार उसको दे दिया गया। उसने कहा कि अब मैं संघ तो बना लिया लेकिन अब मेरा पार्टी जो चलेगी वो बिना आए जाए तो चलेगी नहीं। तो उसने क्या करा, फिर उसको जो स्वतंत्रता दी गई वो अवागमन की दी गई, यानी कि आप कहीं भी आ जा सकते थे वो, ठीक है। जब उनका आना जाना चालू हो गया तो वो कहीं भी फिर रह सकते थे। उनका मन करा कि यार हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम पंजाब में रहते हैं, या हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो वो कहीं भी रह सकते थे, पार्टी का काम है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में वो व्यवसाय, यानी कि सब ये काम करके तो पार्टियां व्यापार ही करती हैं भाई, लोगों की भावनाओं से व्यापार करती हैं, लोगों की इच्छाओं का व्यापार करती हैं, आशाओं का व्यापार करती हैं, मतलब है तो व्यापार ही भाई। वो सब पैसा कमा रहे हैं और आप लोग उनको खाली देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब देखो, मैंने एक छोटी सी एक ट्रिक बनाई है, आप इसको देख सकते हो। पहले लोगों को बोलने की आज़ादी दो, उसके बाद में उन्हें शांतिपूर्ण सभा की, उन्हें लगा कि शांति जब बोल सकते हैं तो शांतिपूर्ण सभा भी कर लिया। अब सभा में 2-4 आदमी बैठ गए आगे, तो उन्होंने कहा कि चलो पार्टी बनाते हैं, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा जब अब संघ बनी गया, जब पार्टी बनी गई है तो चलो अब टहलने चलते हैं, घूमने घामने, तो वो घूमने चले गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब जो घूमने आ ही गए तो अब निवास की भी दे देते हैं, कहीं भी अब रह सकते हो आप, पार्टी के किसी भी गठबंधन में जाके अब बैठ सकते हो, ठीक है। ये निवास की स्वतंत्रता है, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। व्यवसाय आप कहीं से व्यापार कर सकते हो, ये भी कहा गया। व्यापार ही है आजकल, कुछ नहीं है यार राजनीति में, सब व्यापार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेनका गांधी, जो हमारा इसी से आता है, ठीक है। 19 आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल 19 में आता है मेनका गांधी केस, और मेनका गांधी जो केस था वो यूनियन ऑफ इंडिया से था, ठीक है। 1978 का ये केस है मेनका गांधी। आपको पता है गांधी परिवार की बहू है, प्रेजेंट टाइम में ये जो है अभी पीछे इलेक्शन भी हारी थी एक चुनाव, तो आप देख ले इसको, इनके बारे में पढ़ लेना आप कभी भी पढ़ना चाहो तो। ये बीजेपी से रहते हैं ज़्यादातर, इनका जो परिवार है वो अलग है, और जो वो गांधी वाला परिवार है, राहुल गांधी वाला, वो अलग है, ठीक है। मतलब हैं ये एक ही परिवार के लेकिन प्रेजेंट टाइम में अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनका कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय संगत और उचित होनी चाहिए। इसमें जो निर्णय आया वो ये, उन्होंने, सरकार ने कहा कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो न्याय संगत और क्या होनी चाहिए, न्याय संगत और स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है, उचित होनी चाहिए। इसमें जो कहा गया, फिर अगली बार में कहा गया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हैं, यानी कि आपस में 14, आर्टिकल 14, 19 और 21 आपस में क्या है, जुड़े हैं। 14 आर्टिकल 19 और 21। अब 21 के बारे में अगली बार में बात करेंगे, अभी इससे अगला जो टॉपिक है वो 21 का ही है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं, आर्टिकल 20 आता है हमारा। तो आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि
अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि कोई भी आपने अपराध करा है तो उसके संबंध में जो संरक्षण है वो आपको प्रदान करता है। ठीक है, अपराधों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 20(2) किससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद जो 20(2) है वो किससे संबंधित है, तो हमारा पूर्वव्यापी दंड से संबंधित है, दोहरे दंड से संबंधित है, आत्मदोष से संबंधित है, आत्मदोष या आत्मदोष सिद्धि से संबंधित है, गिरफ्तारी से संबंधित है। तो हमारा किससे है, यह दंड से संबंधित। ठीक है, दोहरा जो दंड होता है उससे संबंधित है। आर्टिकल 20(2) का भाग 2 जो है इससे संबंधित है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 20 में 3 संरक्षण हैं। पूर्वव्यापी दंड निषिद्ध है, यानी कि जो पहले जो दंड दे रखा है, मैं आपको इसे डिटेल में बता दूंगा। जो मेरी अगली क्लास होगी उसमें आप देखना, मैं इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो पूर्वव्यापी दंड है वो निषेध है, यानी कि उसकी कोई जो पहले दंड दे रखा है पूर्वव्यापी दंड निषेध है। एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध कार्यवाही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस कहे कि भाई तुम अपने खिलाफ गवाही दे दो, कोर्ट में चले गए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो इसका मामला था, ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे था और इसका था काठी कल्लू ओहांग। काठी कल्लू के नाम से आप इसको याद रखना। ठीक है, वर्ष 1961 का था, बॉम्बे का था। काठी कल्लू नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर केस किया और उन्होंने जो कहा वो उसमें ये कहा कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो अभी ये ख़त्म हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, इसकी बहुत बेहतर मैं बनाऊंगा क्योंकि आज जो है शोर शराबा ज़्यादा था तो ध्यान भटकता रहा। अगली वीडियो आप ज़रूर देखना इसकी, उसमें सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा आपके टोटल। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ठीक है।